सीरीज रात के बीच में समुद्र में चल रही एक फिशिंग बोट से शुरू होती है, जहां फिशरमैन ने बहुत बड़ा हॉल पकड़ा होता है। तभी फिश के ढेर के नीचे कुछ भारी सा हिलता महसूस होता है। वो लोग साफ नहीं देख पाते, लेकिन अचानक एक तेज और डरावना क्रीचर बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। फिशरमैन टेड बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके पेट पर गहरा कट लग जाता है। कैप्टन तुरंत मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस को कांटेक्ट करता है और हेलीकॉप्टर भेजने को कहता है, बताते हुए कि उन पर किसी अजीब क्रीचर ने हमला किया है। बाकी फिशरमैन किसी तरह क्रीचर को जहाज पर एक लॉक्ड क्रेट में बंद कर देते हैं। मिलिट्री का हेलीकॉप्टर जल्दी पहुंचता है, टेड को उठा लेता है और कैप्टन को क्रेट सौंपने पर मजबूर करता है। कैप्टन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसकी बात नहीं सुनते और क्रेट लेकर निकल जाते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर बने सीक्रेट लैब में हेलीकॉप्टर उतरता है। टेड को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाया जाता है, जबकि क्रेट से निकाला गया क्रीचर असल में एक मरमेड निकलती है। मरमेड बहुत खतरनाक और डरावनी दिखाई देती है। टाउन में ज़ैंडर और बाकी फिशिंग क्रू वापस पहुंचते हैं और टेड के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन टाउन के एक और हिस्से में बेन अपनी छोटी बोट पर एक घायल सी लायन लेकर आता है। वो अपने दोस्तों से मदद मांगता है और पता चलता है कि बेन और उसकी गर्लफ्रेंड मैडी मरीन बायोलॉजिस्ट्स हैं जो एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं। उसी रात बेन अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जो वही फिशिंग क्रू है जिस पर मरमेड ने हमला किया था। पता चलता है कि बेन पहले उनकी टीम का हिस्सा था, लेकिन बाद में एनिमल्स को बचाने के लिए उसने हंटिंग छोड़ दी। ज़ैंडर और बाकी लोग उसे टेड के साथ क्या हुआ और उस अजीब क्रीचर के बारे में बताते हैं, जिसे वो ठीक से देख भी नहीं पाए क्योंकि मिलिट्री उसे ले गई। बेन इस बात को मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि उन्हें लगा होगा शायद कोई बड़ा शार्क रहा होगा, लेकिन उनकी आंखों का डर दिखाता है कि उन्हें पता है उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज ने हमला किया था। धीरे धीरे साफ होता है कि बेन का परिवार टाउन के फाउंडिंग फैमिलीज में से एक है और उसके पिता वही कंपनी चलाते हैं जो सारे फिशरमैन को संभालती है। अगले दिन बेन का परिवार अपने एंसेस्टर चार्ल्स पॉवल की स्टैच्यू का सेरेमनी करता है, जिसमें पूरा टाउन शामिल होता है। ये परिवार के लिए बड़ा पल होता है, लेकिन साफ दिखता है कि बेन उनसे अलग सोच रखता है, खासकर क्योंकि वो मैडी को पसंद नहीं करते और एनिमल्स को मारने वाली उनकी सोच बेन की बिलीफ से टकराती है। उसकी माँ उसे इतने अहम इवेंट में न आने पर डांटती है और सिर्फ फैमिली की पब्लिक इमेज की चिंता करती है। बेन माफी मांगता है और कहता है कि वो इसे ठीक कर देगा। बाद में बेन, मैडी और उनके दोस्त एक बीच पार्टी में जाते हैं, जहां बेन देखता है कि ज़ैंडर अकेला बैठा हुआ बहुत टूट चुका है। बेन उसके पास बैठकर समझाने की कोशिश करता है कि टेड ठीक हो जाएगा ट्रीटमेंट मिलते ही और पानी के नीचे कोई मिथिकल क्रीचर्स नहीं होते। ज़ैंडर गुस्से में आकर कहता है कि जब तक बेन ये पक्का साबित नहीं कर सकता कि समुद्र के नीचे कोई खतरनाक क्रीचर्स नहीं है, ऐसे क्रीचर्स जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, तब तक वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। बेन मान लेता है कि वो पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि ओशन का 99% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। उसी समय पानी में तैर रहा एक बच्चा कुछ अजीब महसूस करता है। वो डर कर वापस तैरने लगता है। तभी उसके पास एक डेड शार्क तैर कर आता है, जो फटा और बुरी तरह कटा हुआ होता है। बेन तुरंत पानी में कूदकर बच्चे को बचाता है और शार्क का चबाया हुआ शरीर देखता है। बेन, ज़ैंडर और मैडी सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा सी क्रीचर होगा जो शार्क को इस तरह काट सकता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उस रात बेन घर लौट रहा होता है जब उसे सड़क के बीचों बीच एक अजीब लड़की दिखती है। वो पूरी तरह नग्न होती है। बेन तुरंत रुककर उसकी मदद करता है, उसे अपना टी-शर्ट देता है और उसे अपने घर ले आता है। अंदर आकर वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की एक भी शब्द नहीं बोलती। वो बस हर चीज को अजीब और जिज्ञासु नजर से देखती रहती है। उसकी स्किन अलग लगती है, आंखें भी अजीब दिखती हैं और अचानक वो एक अजीब सा मेलोडिक साउंड निकालती है, जैसे गा रही हो। बेन एक डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाता है, लड़की मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है और पूरी तरह गायब हो जाती है। बेन हैरान रह जाता है, लेकिन बाद में जाकर सो जाता है और पूरी रात उसी के बारे में सपने देखता रहता है। अगली सुबह बेन उसे ढूंढने का फैसला करता है और टाउन में खोजता फिरता है। उधर वो अजीब लड़की गलियों में चलती रहती है और एक ऐसी शॉप के सामने रुकती है जहाँ मरमेड की सजावट लगी होती है। शॉप ओनर मिसेस हेलन लोगों को अंदर बुलाती है ताकि वो उसकी मरमेड फिगरिन्स देख सके। लड़की हेलन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और हेलन उसे देखते ही डर से जम जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो क्या देख रही है। बेन दूर से हेलन और उस लड़की को देख लेता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही लड़की फिर भाग जाती है। बेन हेलन से पूछता है कि वो लड़की कौन थी, लेकिन हेलन किसी को देखने से साफ इनकार कर देती है। लड़की आगे चलती रहती है और फिशिंग डॉक्स पर पहुंचती है, जहां उसे याद आता है कि वो फिशिंग नेट में फंसी हुई थी और
निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर वो किनारे के पास बने एक छोटे घर में पहुंचती है जहां एक छोटा लड़का टीवी देख रहा होता है। स्क्रीन पर एक कार्टून कैरेक्टर अपना नाम रेन बताती है। लड़की वो नाम सुनकर दोहराती है और खुद को रेन कहती है। तभी उसकी नजर एक टॉय हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। वो उसे उठाती है और चलते हुए अपने साथ ले जाती है। घर का मालिक बाहर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लड़की उसे अपना नाम राइन बताती है। वो आदमी उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है, लेकिन रास्ते में ही कार रोककर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। रेन तुरंत पलटकर उस पर हमला करती है और उसे वहीं मार देती है। फिर वो कार से बाहर निकलती है। उसकी जैकेट पर खून लगा होता है जिसे वो उतारकर फेंक देती है। कुछ देर बाद उसे सड़क पर एक जोड़ी जूते मिलते हैं। वो उन्हें पहनती है और चलते चलते किनारे के दूर हिस्से तक पहुंच जाती है। रेन उसी जगह पहुंच जाती है जहां मैडी और बेन काम करते हैं। मैडी स्कूल किड्स को टूर दे रही होती है, उन्हें मरीन एनिमल्स दिखा रही होती है और रेस्क्यूड सी लायन के साथ इंटरैक्ट करा रही होती है। अचानक रेन सी लायन के सामने आ जाती है और एनिमल तुरंत डरकर एक तेज भयानक आवाज निकालता है जिससे बच्चे चीखते हुए भागने लगते हैं। मैडी घबरा जाती है और पहले रेन को देख भी नहीं पाती। वो बस बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाती है। बेन काम पर पहुंचता है और रेन को वहीं खड़ा देखता है, कमजोर, थकी हुई और उसकी स्किन पर अजीब सी स्केल्स बनने लगी होती हैं। बेन उसे कहता है कि वो एक जगह रुके, जबकि वो फिर से डॉक्टर को बुलाता है। मैडी उसके पास आकर पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन बेन उसे आश्वस्त कर देता है और कहता है कि डॉक्टर आकर रेन को चेक करेगा। बेन कॉल करने के लिए थोड़ी दूर जाता है और रेन अकेली रह जाती है। सूरज ढलने लगता है और रेन दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर जाती है, पानी की ओर रेंगती है। वो खुद को समुद्र में फेंक देती है, कपड़े उतारती है और दोबारा मरमेड में बदल जाती है। बेन पानी की आवाज सुनकर अंडर वाटर कैमरा चेक करता है और रेन को उसकी असली फॉर्म में तैरते हुए देख लेता है। हैरान होकर वो पानी में कूदता है ताकि यकीन कर सके, लेकिन रेन उस पर हमला करती है और उसे काट देती है। बेन मुश्किल से बच निकलता है। डरा और घायल बेन सीधे मिसेस हेलन के पास जाता है और सब कुछ बता देता है कि वो सही थी। उसने खुद मरमेड को देखा और जो कहानियां वो सालों से सुनाती रही थी वे सच थी। हेलन उसे बताती है कि रेन ने ही उसे घायल किया होगा, क्योंकि पानी के अंदर वो उसे अपने शिकार की तरह देखती है, लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पाते। वो बेन से कहती है कि वो अपने परिवार से पूछे कि उसके एंसेस्टर्स ने मरमेड्स का जो मैस स्लॉटर किया था उसके पीछे क्या सच था और कैसे बेन उसी खून से जुड़ी विरासत का हिस्सा है। बेन हिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिन क्रीचर्स को वो सिर्फ मिथ्स समझता था वो असल में मौजूद हैं। उसे एहसास होता है कि जैंडर सही था, इसलिए वो जैंडर और उसके पिता के साथ बोट पर रेन को ढूंढने निकल पड़ता है। जैंडर उसे जहाज पर स्वागत के साथ चढ़ने देता है, लेकिन समुद्र के बीच में पहुंचकर बेन को अपराध महसूस होने लगता है जब वो जैंडर को मरमेड की तरफ स्पीयर गन उठाते हुए देखता है। बेन को हेलेन की बात याद आती है, अपने परिवार के हिंसक इतिहास के बारे में। आखिरी पल में वो स्पीयर गन को धक्का देकर रेन की जान बचा लेता है। जैंडर गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि बेन सिर्फ मेहमान है, ये उनकी हंट है। बेन डटकर कहता है कि वो मरमेड्स को बचाने आया है, मारने नहीं। जैंडर बताता है कि उनका प्लान मरमेड को पकड़कर मिलिट्री से सौदा करने का है ताकि टेड वापस मिल सके। तभी उन्हें बोट के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है और बेन ये सोचकर पानी में कूद जाता है कि शायद रेन होगी, लेकिन उसे बोट के प्रोपेलर में फंसा एक अजीब डिवाइस मिलता है। वो डिवाइस मरमेड की वोकल कॉल जैसी ही आवाज निकाल रहा होता है, जिससे साफ समझ आता है कि वो उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया गया है। बेन उस डिवाइस को ऊपर लेकर आता है और उन्हें पता चलता है कि वो एक कैमरा है जिसमें जीपीएस लगा हुआ है। मिलिट्री का ऐसा उपकरण जो मरमेड्स को आसानी से अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया गया है। जैंडर डिवाइस उठा लेता है और सब लोग वापस घर की ओर लौट जाते हैं। उधर रेन दोबारा समुद्र से बाहर निकलती है, नंगी और ठंडी। वो एक घर के बाहर टंगे कपड़े चुरा लेती है, लेकिन जैसे ही घर की मालकिन उसे देख लेती है वो चिल्ला उठती है। रेन इंस्टिंक्टिवली एक लोहे की रॉड उठाकर इतनी ताकत से उसकी तरफ फेंकती है कि रॉड पास के एक लकड़ी के खंभे में गहराई तक धंस जाती है। औरत इतनी डर जाती है कि पीछे हट जाती है और रेन को जो चाहिए वो लेने देती है। रेन फिर बेन के घर पहुंचती है, लेकिन उसे वहां नहीं पाती, इसलिए वो हेलेन की शॉप में चली जाती है। हेलेन उसे देखते ही जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। रेन 2 मरमेड्स वाली एक स्टैच्यू उठाती है और कुछ समझाने की कोशिश करती है। अचानक वो स्टैच्यू को बीच से तोड़ देती है, दोनों मरमेड्स को अलग कर देती है और उनमें से एक की तरफ इशारा करती है, जैसे कह रही हो ये मैं हूँ। फिर दूसरी की तरफ दुख भरी नजर से देखती है। हेलेन समझ जाती है कि रेन किसी दूसरी मरमेड को ढूंढ रही है।
हेलेन उसे कुछ शब्द सिखाना शुरू करती है ताकि वो अपनी बात ठीक से बता सके। उधर मैडी बेन की चिंता में उसके घर पहुंचती है और उसे घायल और थका हुआ पाती है। बेन उसे बताता है कि उसे कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। बेन और मैडी मरीन सेंटर वापस जाते हैं, जहां बेन अंडर वाटर कैमरा की फुटेज चलाता है जिसमें रेन पानी में बदलती हुई और बेन पर हमला करती हुई दिखती है। मैडी ये देखकर हैरान रह जाती है। जिस कहानी को वो सिर्फ एक पुरानी दंत कथा समझती थी वो उसके सामने सच साबित हो जाती है। दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें रेन की मदद करनी है और उसे इंसानों से बचाना है। बेन फिर जेंडर के घर चुपके से जाता है और उसके ना होने पर वो डिवाइस उठा लेता है। वो उसे हेलेन के पास लाता है, जहां हेलेन रेन को छिपाकर रख रही होती है और अभी भी बेन और मैडी पर भरोसा नहीं कर पा रही होती। बेन उसे यकीन दिलाता है कि वो अपने परिवार जैसा नहीं है और सच में रेन की मदद करना चाहता है। वो डिवाइस चालू करता है और मरमेड जैसी डिस्ट्रेस कॉल पूरे कमरे में गूंजने लगती है। रेन उस आवाज को असली समझकर घबरा जाती है और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। हेलेन और बेन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक मशीन है, लेकिन रेन उस डिवाइस को ऐसे पकड़े रहती है जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। तभी उसे एक मैगजीन दिखती है जिसके कवर पर मरमेड्स की ड्राइंग्स बनी होती हैं और उस पर सिस्टर्स लिखा होता है। रेन दो मरमेड बहनों की तस्वीर पर इशारा करती है और बेचैनी से कुछ समझाने की कोशिश करती है। हेलेन समझ जाती है कि रेन अपनी बहन को ढूंढ रही है। फिर रेन, बेन और मैडी के साथ जेंडर के पास जाती है ताकि वो पता कर सके कि टेड को कहाँ रखा गया है और मरमेड की लोकेशन तक पहुंचा जा सके। लेकिन जैसे ही जेंडर को पता चलता है कि बेन ने डिवाइस बिना बताए ले लिया, वो गुस्से से फट पड़ता है और तुरंत डिवाइस वापस करने की मांग करता है। जेंडर रेन को देख लेता है और पूछता है कि वो कौन है, लेकिन बेन और मैडी जल्दी से झूठ बोल देते हैं कि वो बाहर से आई उनकी एक दोस्त है ताकि रेन सुरक्षित रहे। बेन डिवाइस उसे वापस देता है और रेन तथा मैडी के साथ वहाँ से चला जाता है। रेन पहले हेलेन के पास लौटती है और फिर सब लोग मैडी के घर पहुंचते हैं, जो शेरिफ का घर भी है। उधर शेरिफ उसी सड़क पर क्राइम सीन देख रहा होता है, वही सड़क जहां रेन ने उस आदमी को मार दिया था जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। जिस औरत के कपड़े रेन ने चुराए थे वो भी वहां होती है और शेरिफ को पूरा मामला बताती है, लेकिन शेरिफ इसे सिर्फ कपड़े चोरी का मामूली केस मानकर ध्यान नहीं देता जब तक कि वो खंभे में पड़े बड़े डेंट को नहीं देख लेता। उस ताकत से लगा हुआ निशान किसी साधारण चोर का काम नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन खत्म करके शेरिफ घर लौटता है। मैडी और बेन उसे उस सड़क वाले इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ से मिला खून इंसानी नहीं है। बेन और मैडी घबरा जाते हैं, डरते हुए कि अगर सच बाहर आ गया तो लोग रेन को खतरा मानकर उसका शिकार करेंगे। वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में टेड होश में आता है और बार बार नर्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलता है नर्स उसे फिर से दवा देकर बेहोश कर देती है। टेड उसकी जेब में रखा फोन देखता है और उसे चुराने की योजना बनाता है। उधर हेलेन के घर में रेन अभी भी जाग रही होती है और मरमेड्स की ड्राइंग्स वाले एक पुराने किताब को उलट पलट रही होती है। उसके पास ही पड़ी एक नाइफ पर उसकी नजर जाती है। वो नाइफ उठा लेती है और रात में ही घर से बाहर निकल जाती है। अगली सुबह हेलेन उठती है और देखती है कि नाइफ गायब है। वो रेन से पूछती है कि वो कहाँ गई थी, लेकिन रेन बस उसके शब्द दोहराती है, समझने की कोशिश करते हुए जवाब नहीं दे पाती। बेन और मैडी हेलेन के घर पहुँचते हैं और रेन से उस आदमी के बारे में पूछते हैं जिसकी कार में वो बैठी थी, लेकिन रेन अपनी बहन के डर में इतनी उलझी होती है कि कुछ नहीं बता पाती। वो घबराहट में मैडी को इतनी जोर से धक्का देती है कि मैडी जमीन पर गिर जाती है। बेन रेन से कहता है कि वो उन दोनों से ज्यादा ताकतवर है और उसे किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उधर टेड आखिरकार नर्स का फोन चुराने में सफल हो जाता है और जेंडर को मदद के लिए मैसेज भेजता है। जेंडर और उसका दोस्त नर्स का नंबर ट्रैक करके उसका घर ढूंढते हैं और तय करते हैं कि उसे फॉलो करके टेड तक पहुंचा जाए। बेन और मैडी फैसला करते हैं कि रेन को लैब ले जाया जाए। वहाँ वे उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और कुछ टेस्ट्स करते हैं ताकि समझ सकें कि वो इंसानों से कितनी अलग है। टेस्ट्स के रिजल्ट्स दिखाते हैं कि रेन की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है और उसकी लर्निंग स्पीड इंसानों से कहीं तेज है। बेन उसके रिफ्लेक्सेस चेक करता है और पता चलता है कि वो इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज है। फिर वो उसका वेट मापता है, 196 पाउंड से ज्यादा, जो उसकी बॉडी साइज से कहीं भारी है, शायद उसकी बेहद डेंस हड्डियों की वजह से। अचानक सेंटर का वर्कर जेरी अंदर आ जाता है। मैडी जल्दी से वीडियो वाली मेमोरी कार्ड छुपा देती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे सब नॉर्मल हो। तभी बेन को जेंडर का मैसेज आता है कि वो नर्स का पीछा कर रहा है। बेन खुश हो जाता है, अब वो टेड और रेन की बहन दोनों को ढूंढने के पहले से ज्यादा करीब है। उधर मिलिट्री लैब में लीड साइंटिस्ट डेकर लगातार रेन की बहन पर एक्सपेरिमेंट्स कर
कर रहा होता है। अनगिनत टेस्ट्स और लिए जा रहे सैंपल्स को लेकर गिल्टी महसूस करता है। वो मरमेड डीएनए का असर दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर स्टडी करता है और सोचता है कि इंसानों को इससे क्या फायदे मिल सकते हैं। उसे लगता है कि कोई भी जानवर मरमेड डीएनए लेने के बाद जल्दी मर जाएगा, तब तक जब तक कि एक पैरालाइज्ड माउस डीएनए इंजेक्शन मिलने के बाद अचानक हिलने लगता है और बिल्कुल सही तरह से चलने लगता है। डेकर हैरान रह जाता है और तुरंत इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे एडमिरल को इसकी जानकारी देता है। रेन मैडी और बेन से अलग होकर इधर उधर घूमने लगती है और जेरी को सी लायन को खाना खिलाते हुए देखती है। जेरी उसे कोई विदेशी लड़की समझ लेता है जो इंग्लिश नहीं बोलती और उसे टाउन से दूर होने वाली एक पार्टी में चलने को कहता है। रेन उसकी बात समझे बिना ही हाँ कर देती है और उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैडी और बेन को पता चलता है कि रेन गायब है और दोनों उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। उधर सड़क वाले क्राइम सीन पर शेरिफ फिर से किलर के कदमों के निशान ढूंढते हुए रेन की फेंकी हुई जैकेट पा लेता है। वो उस औरत के पास जाता है जिसके कपड़े रेन ने चुराए थे और कंफर्म करता है कि जैकेट उसी की है। फिर वो उसे स्टेशन ले जाता है ताकि स्केच आर्टिस्ट उस लड़की का चेहरा बना सके जिसने उस आदमी पर हमला किया था, और तैयार हुआ स्केच बिल्कुल रेन जैसा ही निकलता है। पुलिस उसे ढूंढना शुरू कर देती है। इसी समय बेन और मैडी को रेन की लोकेशन पता चलती है जब उन्हें जेरी के साथ उसकी फोटो मिलती है। वो टाउन से बहुत दूर हो रही उस पार्टी की तरफ भागते हैं और रात देर से वहाँ पहुँचते हैं। बेन और मैडी पार्टी में पहुंचकर रेन को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। उधर जेंडर और उसका दोस्त नर्स का पीछा करते हुए एक गुप्त मिलिट्री फैसिलिटी तक पहुँच जाते हैं जो डिजर्ट में छिपा हुआ होता है। वे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन आर्म्ड सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और तय करते हैं कि नर्स के वापस बाहर आने का इंतजार करेंगे ताकि उसे रोककर उससे सच्चाई निकलवाई जा सके। मिलिट्री लैब के अंदर नर्स अपने फोन पर एक अजीब नंबर देखकर शक करने लगती है कि शायद टेड ने उसे कॉल किया होगा। हालांकि उसे यकीन नहीं होता क्योंकि टेड को हमेशा बेहोश रखा जाता है। उसी फैसिलिटी में डॉक्टर डेकर को एहसास होता है कि मरमेड पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रही। वो वाइटल्स देख रहे डॉक्टर से पूछता है और पता चलता है कि उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है, हार्ट रेट भी धीमी हो रही है और वो कभी भी मर सकती है। गिल्टी महसूस करते हुए डेकर फैसला करता है कि अब सैंपल एक्सट्रैक्शन वो खुद करेगा, चाहे इसके लिए उसे एडमिरल के ऑर्डर्स के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन जैसे ही वो दूर जाता है, मरमेड अचानक अपनी आंखें खोल देती है, ये दिखाते हुए कि वो अब तक सब दिखावा कर रही थी। पार्टी में मैडी आखिरकार रेन को ढूंढ लेती है। तभी रेन अचानक गिरकर स्विमिंग पूल में जा गिरती है। मैडी घबरा जाती है, डरते हुए कि रेन का शरीर सबके सामने बदल जाएगा, लेकिन रेन आराम से बाहर निकल आती है और उसका शरीर इंसानी ही रहता है। मैडी समझ जाती है कि ये ओशन पानी नहीं है, इसलिए रेन सिर्फ खुले समुद्र में ही बदलती है। अचानक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है तो मैडी रेन को पकड़कर होटल के एक कमरे में छिपा देती है। बाहर पुलिस बेन से रेन की फोटो के बारे में पूछती है, लेकिन बेन कहता है कि वो उसे नहीं जानता। कमरे के अंदर रेन खिड़की खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैडी उसे समझाती है कि पुलिस खतरनाक है। मैडी उसे ट्रस्ट शब्द सिखाती है और कहती है कि वो और बेन उसकी रक्षा करना चाहते हैं। रेन धीरे से वो शब्द दोहराती है और आखिरकार समझ जाती है। बेन वापस आता है और पुलिस के चले जाने के बाद वो सब घर लौटते हैं। वो रेन को अपने कमरे में सुलाते हैं, लेकिन आधी रात को रेन दोनों के बीच आकर बीच में सो जाती है। मिलिट्री फैसिलिटी में टेड अलार्म्स की आवाज से जागता है और डरावने शोर सुनता है, सोल्जर्स की चीखें जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। रेन की बहन सही समय का इंतजार कर रही थी और अपने टैंक से निकलकर पूरे लैब में डॉक्टर्स और सोल्जर्स को मार देती है। फिर वो एक नर्स की यूनिफॉर्म पहन लेती है। टेड देखता है कि वो अब बिल्कुल अकेला है। वो जल्दी से उठता है और हॉलवे में उसे मिलता है। उसे नर्स समझकर वो उसकी मदद करता है और दोनों साथ में वहाँ से भाग जाते हैं। टेड को उसके पॉकेट में कार की चाबी मिलती है। वो तुरंत गाड़ी में बैठता है और तेजी से वहाँ से भाग जाता है। टाउन में जेंडर और उसका दोस्त पूरी रात डोना यानी नर्स के घर के बाहर इंतजार करते रहते हैं, ये सोचकर कि वो नाइट शिफ्ट पर काम करती है। सुबह बेन, मैडी और जेंडर मिलकर डोना के घर में सुराग ढूंढने जाते हैं। वहाँ उन्हें उसकी मिलिट्री यूनिफॉर्म वाली फोटो मिलती है। तभी बाहर एक कार रुकती है और दो लोग घर में अंदर आते हैं कुछ ढूंढते हुए। पूरा ग्रुप छिप जाता है और उनके जाने तक इंतजार करता है। बेन और बाकी लोगों को समझ आता है कि मिलिट्री सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है, मतलब डोना अब कभी घर वापस नहीं आएगी। बेन और मैडी घर लौटते हैं और पाते हैं कि रेन की स्किन ओशन से दूर रहने के कारण तेजी से सूख रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो दम घुटने से मर जाएगी। वो उसे वापस समुद्र लौटने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। वो उसे एक नेकलेस पहनाते हैं जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है ताकि उसकी लोकेशन पर नजर रखी जा सके। उधर टेड और रेन की बहन जंगल के रास्ते गाड़ी चला रहे होते हैं। जब टेड को
को नर्स का फोन मिलता है और वो जेंडर को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है। बेन ये खबर सुनते ही मैडी के साथ टेड तक पहुंचने के लिए तेजी से निकल जाता है। रेन भी साथ जाने की जिद करती है, जबकि वो मुश्किल से सांस ले पा रही होती है। बेन और मैडी टेड की कार ढूंढ लेते हैं और समय रहते उसे बाहर निकालते हैं। टेड बहुत ज्यादा खून बहने से बेहाल और लगभग बेहोश होता है। रेन कार में ही रहती है और सांस लेने के लिए संघर्ष करती रहती है। अचानक रेन जंगल में अपनी बहन को खड़ा देख लेती है। वो तुरंत गाड़ी से उतरती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। दोनों जंगल पार करके समुद्र तक पहुंच जाते हैं। दोनों बहनें आखिरकार मिल जाती हैं, पानी में कूदती हैं और लहरों के नीचे गायब हो जाती हैं। बेन और मैडी ये सब देखते हैं और राहत महसूस करते हैं कि वो दोनों बहनों को फिर से मिलाने में सफल हुए। वो घर लौट जाते हैं, जबकि जेंडर टेड को एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाता है ताकि मिलिट्री उसे ढूंढ न सके। बेन उन्हें ऐसे डॉक्टर तक पहुंचने में मदद करता है जो सवाल नहीं पूछेगा। बाद में बेन और मैडी ट्रैकर के जरिए रेन की मूवमेंट्स चेक करते हैं। रेन समुद्र में बेहद तेजी से तैर रही होती है, लेकिन अचानक उसका सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाता है। कुछ समय बाद जेंडर और बेन खबरों में देखते हैं कि मिलिट्री लैब जहां टेड को रखा गया था पूरी तरह जल गया है। टेड फिर अलास्का के एक आइलैंड में छिपने चला जाता है ताकि मिलिट्री उसे पकड़ न सके। रेन के गायब होने और टेड के टाउन छोड़ने के बाद सब धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने लगते हैं। एक महीने बाद फिशरमैन को पानी की सतह पर बहुत बड़ी मात्रा में मरी हुई मछलियां तैरती हुई मिलती हैं, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। बेन अपने परिवार की कंपनी में एनवायरमेंटल कंसल्टेंट के तौर पर काम शुरू करता है ताकि मछलियां पकड़ने के सुरक्षित तरीके खोज सके, लेकिन असल में वो मरी हुई मछलियों की वजह का पता लगाना चाहता है। वो अपने पिता की गैर मौजूदगी में उनके ऑफिस में चुपके से घुसता है और ऐसे फाइल्स पाता है जो एक संदिग्ध कॉर्पोरेशन से जुड़े होते हैं, जिस पर पानी में केमिकल्स डालकर मछलियों को आकर्षित करने का आरोप है। बेन और मैडी को पता चलता है कि सरकार अब इलीगल डीप सी फिशिंग की अनुमति दे रही है, उन इलाकों में भी जो पहले सुरक्षित थे। ऐसी ओवरफिशिंग पूरे मरीन इकोसिस्टम को नष्ट कर देगी। असली वजह धीरे धीरे साफ हो जाती है। मिलिट्री गहरे समुद्र की मछलियां खत्म करना चाहती है ताकि मरमेड्स खाने के लिए सतह के करीब आने पर मजबूर हों और उन्हें पकड़ना आसान हो जाए। बेन और मैडी ये सुनकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो मरमेड्स को कैसे बचाए और मरीन लाइफ के खत्म होने से कैसे रोकें। अचानक लैब में रेन का ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। बेन और मैडी तुरंत उस जगह दौड़कर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें रेन का नीचे का हिस्सा, उसकी टेल मिलती है, जिसका मतलब है कि वो जमीन पर ही ट्रांसफॉर्म हो गई थी। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो पास के जंगल में होगी। दोनों उसे ढूंढने के लिए हर तरफ खोज शुरू कर देते हैं। उधर रेन और उसकी बहन, जो अब खुद को डोना कहती है, पहनने के लिए टी शर्ट्स चुरा लेती है। डोना इंसिस्ट करती है कि उन्हें वापस समुद्र लौट जाना चाहिए, लेकिन रेन कहती है कि उन्हें इंसानों की मदद चाहिए और सारे इंसान खतरनाक नहीं होते। रेन डोना को बेन और मैडी के पास लैब में ले आती है। कुछ देर बाद बेन और मैडी लौटते हैं और रेन को उन्हें प्यार से गले लगाते हुए देखते हैं। इसके उलट डोना उन पर भरोसा नहीं करती और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। हेलन भी पहुंचती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मरमेड्स फिर जमीन पर आ गई हैं। रेन डोना का परिचय बेन, मैडी और हेलन से करवाती है, लेकिन डोना अचानक बेन पर झपटती है और लगभग उसे मार देती है। रेन उसे बचाती है और अपनी बहन से लड़ जाती है। शॉक्ड डोना वहां से चली जाती है, लेकिन रेन उसके बिना पानी में वापस जाने से मना कर देती है। वो बेन और मैडी से मदद मांगती है, बताते हुए कि मरमेड्स को अब खाना नहीं मिल रहा क्योंकि फिशरमैन सब कुछ पकड़ ले रहे हैं और ओशन खाली हो रहा है। बेन और मैडी उसे वादा करते हैं कि वो हर तरह से उसकी मदद करेंगे। बेन अपने पिता की कंपनी में अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश करता है। उस रात डोना सड़क पर भूखी भटकती रहती है। उसे एक वेयरहाउस मिलता है जिसमें फ्रोजन फिश भरे होते हैं और वो उन्हें खा जाती है। एक वर्कर उसे देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डोना उस पर हमला कर देती है। उसे मारने से पहले वर्कर अलार्म खींच देता है और तेज आवाज से डोना डरकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन वर्कर ये घटना पुलिस को रिपोर्ट करता है और डोना का पूरा वर्णन देता है, जिससे वो ऑफिशियली वांटेड हो जाती है। हेलन खुद ही डोना को खोजने का फैसला करती है। वो उन इलाकों में तलाश करती है जहां सी फूड ज्यादा मिलता है और आखिरकार उसे डोना मिल जाती है। हेलन उसे घर ले जाती है और बताती है कि उनका मकसद एक ही है, क्योंकि हेलन भी उन्हीं जैसे लोगों में से है। अलास्का में डॉक्टर डेकर किसी तरह टेड को ढूंढ लेता है। वो उससे उस नर्स के बारे में सवाल करता है जो उसके साथ भागी थी और कंफर्म करता है कि टेड को ये जानकारी नहीं है कि डोना एक मरमेड है। कई सवाल पूछने के बाद डेकर वहाँ से चला जाता है। बाद में टेड ये जानकर कि मिलिट्री को लगता है कि उसे कुछ पता नहीं है, वापस घर लौटने का फैसला करता है। टाउन में डोना हेलन के घर से खाना ढूंढने के लिए निकलती है। वो बेन के पिता की कंपनी तक पहुंचती है और वहां मछलियों का बहुत बड़ा स्टॉक पाइल देखती है। उसे
लगता है कि उनकी मछलियां चुराने के पीछे वही लोग हैं। उसे बेन की फोटो मिलती है और वो गुस्से से भर जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर डेकर उसे ढूंढ रहा होता है। डोना तुरंत वहाँ से भाग जाती है और वापस हेलेन के पास लौट आती है। अगले दिन रेन, मैडी और बेन के साथ अपनी बहन से मिलने जाती है। बेन अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है, जबकि मैडी रेन के साथ रहती है। रेन मैडी से कहती है कि वो बाहर जाए ताकि वो डोना से अकेले बात कर सके। मैडी और हेलेन उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। डोना रेन से कहती है कि उन्हें वापस समुद्र लौट जाना चाहिए, लेकिन रेन कहती है कि अब वो भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ उनका शिकार किया जाएगा। वो अपनी बहन से बेन और मैडी पर भरोसा करने की गुजारिश करती है, क्योंकि वो सच में मदद करना चाहते हैं। डोना गुस्से में कहती है कि उसने बेन की फोटो उसी जगह देखी जहाँ उनकी मछलियां चुराई जा रही थी। रेन समझाती है कि फोटो में जो आदमी था वो बेन का पिता है, बेन नहीं, और बेन अच्छा है। डोना और भड़क जाती है और रेन पर इल्जाम लगाती है कि वो इंसानों जैसी बन गई है और अपनी ही बहन से ज्यादा उन्हें चुन रही है। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव डोना और रेन पर हुई रिपोर्ट्स में समान बातें देखकर उनकी जांच शुरू करती है। उसे शक होता है कि शायद वो दोनों ड्रग एडिक्ट्स हों और वो उनकी फोटोज हर जगह लगा देती है। तभी एक बेघर आदमी तस्वीर पहचान लेता है और बताता है कि उसने उन्हें मरीना के पास देखा था, जहाँ बेन और मैडी का लैब है। टाउन के दूसरी तरफ डॉक्टर डेकर भी डोना को हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। बेन अपने दोस्तों से मिलने पहुंचता है, जिसमें टेड भी होता है। टेड उसे बताता है कि डॉक्टर डेकर ने उससे कौन कौन से सवाल पूछे। उनमें से एक ये था कि क्या वो नर्स जो उसके साथ भागी थी कभी उसके लिए गाती थी। बेन को तुरंत रेन के पहली बार गाने का पल याद आता है, जब उसे लगा था कि वो उस आवाज में बंध सा गया है जैसे किसी जादू में आ गया हो। उसे एहसास होता है कि डॉक्टर डेकर ने भी वो गीत सुना होगा और इसी वजह से वो डोना को इतनी बेताबी से ढूंढ रहा है। उधर जेंडर मरमेड्स के विचार में पूरी तरह उलझ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि मिलिट्री उनका शिकार कर रही है। उस रात बेन अपनी व्हीलचेयर बाउंड माँ को सपोर्ट करने के लिए घर पर रखे गए एक गैदरिंग में जाता है और मैडी भी उसके साथ जाती है। वहाँ बेन की नजर डॉक्टर डेकर पर पड़ती है, जो बेन के पिता से अपनी खोज के बारे में बात कर रहा होता है, एक ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें एक दुर्लभ मछली के स्पाइनल एक्सट्रैक्ट से एक पैरालाइज्ड माउस दोबारा चलने लगा था। बेन की माँ ये सुनकर उम्मीद से भर जाती है। बेन डेकर को एक तरफ ले जाकर उसे कहता है कि वो उसकी माँ को झूठी उम्मीद दे रहा है और एथिकल सीमाएं पार कर चुका है। डेकर माफी मांगता है, लेकिन उसी समय बेन से सवाल पूछना शुरू कर देता है, ये जानने की कोशिश में कि मरमेड आखिर कहाँ है। बेन उसे रोकते हुए कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है डेकर मरमेड को क्यों ढूंढ रहा है, और वो उसकी सॉन्ग को एक ड्रग जैसा बताता है, कुछ ऐसा जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। पहला डोज लगते ही असर शुरू हो जाता है। बेन की ये बात सुनकर डेकर हैरान रह जाता है और डोना की लोकेशन जानने की विनती करता है। बेन साफ मना कर देता है जब तक कि डेकर उसे मिलिट्री की पूरी योजना न बता दे। डेकर बताता है कि मिलिट्री ने पूरे इलाके की मछलियों को अपनी शिप्स के पास जमा कर लिया है ताकि वो मरमेड्स के लिए चारा बने। जैसे ही मरमेड्स खाने के लिए करीब आएंगी, सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेंगे और ये सब आज रात होने वाला है। बेन और मैडी तुरंत रेन को कॉल करते हैं, उसे पानी के पास न जाने की विनती करते हैं। वो उसे चेतावनी देते हैं कि वही आदमी जिसने डोना को चोट पहुंचाई थी अब रेन की तलाश में है। तो दोस्तों, सायरन सीरीज का एपिसोड 6 यहीं तक था। कहानी अब एक और खतरनाक मोड़ पर है और आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अगले पार्ट्स मिस मत करना। मैं बहुत जल्द सायरन के अगले एपिसोड लाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखना और मिलते हैं अगली वीडियो में।